नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है आरजू काज़मी और साजिद तारड़ साहब का। और ये बातचीत हो रही है पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं उस लिहाज से, क्योंकि साजिद तारड़ जो हैं वो अमेरिका में ही रहते हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। अब इस पर क्या बातचीत की जा रही है कि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का जो दौरा है वो पीएम मोदी कर रहे हैं और पाकिस्तान तो खैर आसपास भी कहीं नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में। और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में। तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था, तेजा नहीं, उसका नाम तेजस है, फाइटर जेट है, इंडिया ने बनाया है। और उसके अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं उन पर काम चल रहा है। और 83 का ऑर्डर तो एयरफोर्स कर ही चुकी है, और भी MK2 पे काम चल रहा है। उसके और भी वेरिएंट्स हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो कुल जमा जो है एमका पर काम चल रहा है। तो हमें अभी तो उसके नहीं, अभी जो मौजूदा है उनके लिए इंजन की ज़रूरत है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं अमेरिकी कंपनी है जी, उसका इंजन यूज़ करते हैं। शायद F414 है या वो भी है, एग्जैक्ट मुझे उसका मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन जी के इंजन हम यूज़ कर रहे हैं। और हमें ऐसे और इंजन भी चाहिए। तो जो इंडिया ने जो अप्रोच की है उसका मेन था कि भाई आप टीओटी करो, यानी कि ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी करो। तो शायद अब इस पर बात डील बन गई है। पहले जी तैयार नहीं था, लेकिन अमेरिकी सरकार की तरफ से भी इस पर हरी झंडी मिल गई और बड़ा ऑर्डर है। क्योंकि आगे भी सिर्फ ये मत देखिए कि सिर्फ छोटा सा ऑर्डर है। आगे आने वाले हमारे जो फाइटर जेट का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उनमें जी के इंजन लग सकते हैं। एमका के लिए और भी कई लोगों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी जो मौजूदा है वो तेजस के लिए है। और ये बहुत बड़ी डील होगी इंडिया और अमेरिका के बीच में, बहुत बड़ी डील होगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया में फैक्ट्री लगेगी और यहीं पर जीई का प्रोडक्शन होगा और उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये पूरी बात। वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज सर, हिंदुस्तान इज नॉट फॉर हिंदूज, ये गलत स्टेटमेंट है। भारत एक सेकुलर कंट्री है और भारत में रहने वाले हर धर्म, हर रिलीजन, जो भी है, चीजें उन सबके लिए होती हैं। आप इस बात को समझिए, और यही हमारी खूबसूरती है। तो ये कहना कि जी हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट कमेंट नहीं है। ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। सर, इंडिया ने तो कश्मीर को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है। वहाँ पे कई लोग, जिनमें आप भी जानते हैं कर्नल दानवीर को, उन्होंने भी आज अपनी एक वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, और वहाँ वो गए कश्मीर में और उन्होंने पूरा दिखाया कि वहाँ पे कैसे लोग, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो खैर मेजर गौरव आर्य ने भी बताया था और कई लोगों ने। और हमारी तरफ तो कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जब 2 दिन पहले दुबई आई हूँ तो एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहा हो। सारे लोकल थे, तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एक त्यारा तो मलेशिया ने पकड़ लिया, $4 मिलियन आपने नहीं दिए, और उसके बाद आपके सड़कों के ऊपर टैंक चलने की वीडियोस जो है अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले चली। अच्छा, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है
कि मलेशिया जो एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक देशों का बहुत बड़ा झंडा बरदार कहता है, उसका जहाज पीआईए का मलेशिया ने पकड़ लिया और कहा कि ऐसा है, पहले पैसे चुकाओ तब जहाज छोड़ेंगे। आप सोचिए किसी देश के लिए ये कितनी अपमानजनक बात है कि उसकी जो नेशनल एयरलाइंस है, चलिए प्राइवेट प्लेयर्स हो, प्राइवेट एयरलाइंस हो, उनके साथ ऐसा हो तो समझ में आता है कि चलो कारोबारी ये है वैसा है। सोचिए कि नेशनल एयरलाइंस, उसको पकड़ लिया गया, उसको बंधक बना लिया गया, एक तरह से मैं कहूं तो पीआईए की उस फ्लाइट को बंधक बना लिया कि जब तक पैसे तुम दोगे नहीं तब तक तुम्हें जाने नहीं देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। और इस खबर को पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है, अलग अलग वेबसाइट्स पर छपी हैं। अब ये जो सारे लोग पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? उन्हें तो असलियत दिख रही है ना कि ये है एक्चुअल पाकिस्तान, ये है, और उन्हें बात समझ में आ रही है। जाएगा कोई वहां? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के सामने बैठा हुआ था, वहां पे एक हमारे भारतीय भाई जो है उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी। ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे। आंखें खोल के रख दी उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं भारत के अंदर, 100। नाम लेना आसान है मोदी जी के पीरियड में। और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आ गया हर चीज। और कश्मीर का मुझे पता है, वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई? ये पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है। लेकिन फिर क्या करें, कोई सोचे, कुछ समझे इन चीजों को तो तब है ना। कौमियत के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं कर पाती। मैं बहुत अरसे से चीख रहा हूँ आरजू, लेकिन सुनने वाले फिर ना समझे तो मैं इसमें क्या कह सकती। आपको मैंने क्या कहा था आरजू, दुख पाकिस्तान के साले बहनोई की किए, चाहे अदालतें हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट फौज हो, साला बहनोई है बस। वो ये भी साले बहनोई समझती है। फिर रिश्तेदारी पे इंटेलेक्ट को भी अकल तो नहीं देखी जाती ना, रिश्तेदारी देखी जाती। रिश्तेदारियां ही मार गई हैं पाकिस्तान को, फिर क्या करें। पाकिस्तान तो खैर आरजू आपने बनाया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आप बाहर आई भी हैं, कहीं से कोई 2-3 मन नेशनलिज्म मिलता तो प्लीज पाकिस्तान ले जाती है। 2-3 बैग ले जाए भर के और नेशनल असेंबली के सामने जाके ना इनको दे। बिल्कुल सर, यहाँ सर इंडियंस मिलते हैं मुझे अक्सर। मैं शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे। और वो इतनी तरक्की, इतनी डेवलपमेंट्स, एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से, क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते हैं। और 76 साल से नफरतें ही और उधर से भी हैं, लेकिन इधर से भी कोई दोनों साइडों से। हालांकि मैं मुसलसल ये कहता हूं कि, और मेरा इस चीज पे बिल्कुल, मैं तो भाई यहाँ अमेरिका में मैं तो रहता ही इंडियंस के साथ हूं ना। मेरे तो सरदार जो है बिजनेस पार्टनर, मैं फिर बिजनेस पार्टनर लफ्ज भी बड़ा छोटा हूं। आप कहते हैं कि दोनों तरफ से दुश्मनी है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है साजिद साहब कि दुश्मनी तो है, लेकिन मुझे ये आप कभी किसी वीडियो में बताएंगे, शायद अगर आरजू जी मेरा वीडियो देखें या आप देखें, तो मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि ये दुश्मनी जो है वो इंडियंस, मैं जो जवाब दे रहा हूं वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दुश्मनी इंडियंस क्यों ना करें और पाकिस्तानी हमें दुश्मन क्यों समझते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बताता हूं कि क्या आपको आपके घर पे, आपकी जमीन पे, आपके देश पर सामने वाला 4-4 बार अटैक करे, कभी वॉर की पहल इंडिया की तरफ से नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, या आप दोनों ये बात जानते होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ के एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्ट्स हैं, उन सब ने ये बातें कही हैं। मैं चाहूंगा कि मैं एक बार फिर से उन सबकी बातें आपको सुनवाऊं कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आए। पहले ये सुनिए। 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते।
जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बोल रहे हैं हकीकत साहब, पर बयान बिल्कुल। कर रहा हूँ। जी, ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता, ये सब मैंने फजूल अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम्म, 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हम्म, हमने किया है पहल। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेथ को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, तो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। तो ये आपके यहाँ के लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हर जंग जो है वो पाकिस्तान ने पहल की, पाकिस्तान ने शुरू की। हमारे पास दुश्मनी करने की वजहें हैं। दुश्मनी करने की वजह यह है इंडियन के पास कि आपने हमारे घर पर, हमारे देश पर 4 बार अटैक किया, हमें जंग की आग में झोंका। हमारे पास दुश्मनी की वजह यह है तारड़ साहब कि मुंबई पर पाकिस्तान से आए लोगों ने अटैक किया और 150 से ज्यादा निर्दोषों की जान ली। तारड़ साहब, भारतीयों के दुश्मनी करने की वजह एक और है कि आपने प्रॉक्सी वॉर छेड़ा हुआ है, इंडिया के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, आपकी जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सैयद सलाउद्दीन आग के सामने बोल के गया है कि कश्मीर की, अब पता नहीं क्या था, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। तो हमारे पास तो दुश्मनी करने की वजहें हैं क्योंकि आप लोगों ने हम पर इतने सारे जुल्म ढाए हैं। उरी, पठानकोट, मतलब मैं तो नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। पाकिस्तान के पास कौन सी वजह है दुश्मनी करने की? पाकिस्तानियों के पास कौन सी वजह है दुश्मनी करने की? सिर्फ एक रिलीजन। क्योंकि वहां पर जो आप जिस नफरत की बात कर रहे हैं आप, वो नफरत वहां किताबों में भरी गई है। वो नफरत उन किताबों में सिखाई जाती है, बच्चों के दिमाग में बिठाई जाती है कि हिंदू सबसे बड़े दुश्मन है आपके, काफिर आपके सबसे बड़े दुश्मन है। हेट सिखाई जाती है आपके स्कूल की किताबों में पाकिस्तान में। तो हमारे पास तो दुश्मनी करने की वजह है ना, आपके पास तो वजह ही नहीं, फिर क्यों दुश्मनी करते हैं आप? के लिए कहूं, मेरा तो छोटा भाई है वो, और मैं तो रहता इनके साथ हूं, आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट, हमारा डीएनए एक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है। हर मैं बिल्कुल मैं कई दफा सोचता हूँ स्पिरिचुअली अटैच विद देम, मेरे वो भाइयों से आगे है और उसकी सारी फैमिली, और इस तरह मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं मेरे। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि वी आर डिफरेंट पीपल। और इसी तरह मुझे याद आता है कि मेरा ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि ये 1947 में हुआ है, ये बॉर्डर सॉफ्ट हो जाएगा, लोगों ने वापस आ जाना है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, किस तरह हो सकता है कि वो उधर गए तो वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पूरे रीजन की, भारत और पाकिस्तान दोनों में भलाई तो यही है कि कदूरतें खत्म करें, बॉर्डर सॉफ्ट करें और सुख और शांति के साथ रहने का कुछ बंदोबस्त करें। वरना ये हालात, अब मेरे जैसे कई लोग हैं तंग आ चुके हैं ज़हनी तौर पे नफरतों के सुन के, इधर है उधर है, ये है। सारे मजहब अच्छे हैं मेरे ख्याल में, अगर उनमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश की जाए। मेरी एक बॉटम लाइन होती है हमेशा आरजू, अगर आप किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, रिगार्डलेस जो कुछ भी हैं आप जीरो है। क्योंकि हर मजहब प्यार और इज्जत का सबक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर एक चीज और है कि शायद पूरी दुनिया में एक भारत ही रह गया जिससे अभी तक हमने पैसे नहीं मांगे, तो इकोनॉमी भी उनकी अच्छी जा रही है, तो सर ट्राई कर लेना चाहिए। इकोनॉमी के हवाले से मैंने आरजू एक और बात बतानी थी आपको। कल IMF वालों ने रिपोर्ट दी है कि जो अमेरिका है उसकी 1.9% 2023 की प्रोजेक्शन है इकोनॉमी की, यूरोपियन यूनियन की
मेरे ख्याल 0.9% है, और रशिया की 0.7% है, चाइना की 5.2% है, और भारत की 5.9%, और उनकी 6.1% थी 2022। इकॉनमी में वो बहुत आगे जा रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन जो है यहाँ सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पे, और यहाँ पे सीईओ सारी कंपनियों के जो है वो भारतीय हैं, वो वही अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करेंगे भारत में, और उससे मजीद आगे जाएगा भारत, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं सुनता था इससे 10 साल पहले कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो मेरे ख्याल में वो दैट इज व्हाट इज गोइंग लेकिन ऑन। सर वो अपनी काबिलियत की वजह से जा रहे हैं, वो अभी किसी अपनी सिफारिश देखें की ना, वजह से, काम की वजह से जा रहे हैं ना। आरजू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हर 2 साल के बाद एक इंस्टीट्यूट अपना बढ़ा रहे हैं, उसकी टक्कर के यहाँ पे MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां पे उनका मेरिट उससे ज्यादा है। यहाँ जितने सीईओज हैं, वो अजय बंगा जो अभी वर्ल्ड बैंक में आए, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से पढ़ के आए। तो भाई देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और दे दूं कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के भी हैं, IIM अहमदाबाद, जिसे हम IIMA कहते हैं, वहां से पढ़े हुए हैं, वहां से भी, वहां की डिग्री भी है, उनके पास मैनेजमेंट की डिग्री है। और जो दर्जा IIT का टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, मैनेजमेंट की फील्ड में वही दर्जा, वही नाम IIM का है। तो सोचिए, IIM में भी, और IIM अहमदाबाद में तो सोचिए कि एडमिशन बहुत ज्यादा मुश्किल है वहां का, तो जैसे IIT का है वैसे ही वहां भी है। तो सोचिए कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी। कि पढ़ाई तो खैर इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, लेकिन अब देखें यहाँ पे ऋषि सोनक साहब जो है भारतीय नजात जो यूके के हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों पे, बल्कि उन्होंने कानून बनाया है मैथ और इंग्लिश पढ़ाने का, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल इस वक्त नहीं है। आपके जो लीडर हैं उन्होंने ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं कि कौम जो है वो आगे पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई दूसरे, उनकी काबिलियत भी दिखी रही है, चाहे वो इंग्लिश बोल भी लें सर, उनकी IQ लेवल आपके सामने होता है, जिस तरह की बातें खान साहब नहीं, करते उनको हैं। तो आरजू मैं कहता हूँ 71 साल की टीनेजर है वो। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। मैं खैर ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके यहाँ छा गए हैं, हमारे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके सारे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये सोच सर अभी तो इन्होंने, सर SCO की मीटिंग जो है वो अब इसी तरीके से होगी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं स्काइप वगैरह के जरिए, वरना जब पहले हो रही थी तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा जाने का इरादा है, तो वहां पे मेरे एक दो दोस्तों से बात हुई थी कि मैं वहां से टेक्स्ट बुक्स लेकर आने वाली थी कि वो यहाँ पे दिखाई जाए कि भाई वो क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन ये के बहरहाल हो नहीं पाया, हो सकता है फिर कभी से। लेकिन हमारा तो सर स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है ना, हमें तो उसको ठीक करना है। नहीं यार, सुनिए, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। आपकी पॉलिसीज बनाने वाले जो सारे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, तो क्यों बनाएंगे आपकी पॉलिसी? अच्छा है उसकी। आपके जो 5,000 लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हैं, उनके बच्चे तो लंदन में हैं, तो क्यों आपको इंप्रूव करेंगे भाई? ये इसका जवाब अभी दे दिया मैंने आपको। और जो पॉलिसीज बनी हैं वो इतनी वाहियात हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा। अब मैं उनकी बातें सुन रहा था, पाकिस्तान के बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज हुदबॉय, उन्होंने क्या कहा, उनका तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि जी आप कुछ पॉलिसी लेवल पर देखिए, क्या करिए, टेक्स्ट बुक्स में कुछ चेंजेस करिए, ये करिए, वो करिए। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुनिए। जितनी खराबी हो सकती है पाकिस्तान की तालीम में सो है। इस्लाह कैसे की जाए? एक तो जो आप वही पढ़ाएं जो बाकी दुनिया में पढ़ाई जाती है, फिर आप अपनी किताबें खुदा के वास्ते ना लिखवाएं, क्योंकि जो लिखने वाले हैं ना, जो हमारे मुसन्निफीन हैं, वो जाहिल है, जाहिल है। मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का रुकन था, फिर निकाल दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप किताबों को रिव्यू करें, और जो मैं रिव्यू करता चला गया तो मेरे आंसू टपकते गए कि खुदारा आप सिंध के बच्चों को ये बकवास पढ़ा रहे हैं, साइंस के नाम पे, तारीख के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। आप समझ रहे हैं कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट कितना बड़ा बंदा होगा वो, और वो ये बातें कह रहा है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक और पाकिस्तान की किताबों के बारे में।
आप समझिए उस देश का भविष्य कहां पर खड़ा है, कहां स्टैंड कर रहा है। मैं सबसे बड़ा मैं मिन्नतें करता हूं, खुदारा को पाकिस्तानी लीडर ढूंढो जिसके बीवी बच्चे और जायदादें पाकिस्तान में। खान साहब अब कहते हैं जी मैं आइसोलेट, तो बच्चे बुला लेना, तो उनको कहे मैं जेल जा रहा हूं भाई, तुम आगे मूवमेंट मेरी चलाओ, ये जिहाद तुम करो आगे। लेकिन ये नहीं करेंगे वो लोग। कौम के बच्चों को अभी भी परसों उन्होंने फिर कहा है कि निकलो बाहर, जेलों से ना डरो, जेलों से ना डरो। खुद अंदर बैठे हैं, खुद छुप के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 15-15 घंटे, पता चल जाए बाहर पंजाब पुलिस है तो अदालत से नहीं निकलते बाहर। लेकिन हकीकत में आरज़ू लीडरशिप की बात होती है, लीडरों की। आप मुझे ये बताएं, आपके कितने भारतीय पुराने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर लंदन सेटल है, कितने आर्मी जनरल हैं इस वक्त भारतीय जो लंदन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका सेटल है? अपनों को देख लें आप। तो फिर ये बात नेशनलिज्म की है, बात कौमियत की। जब आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, आपने लोगों को धोखा दिया है 1947, तो फिर आप तरक्की कहां से करेंगे? बददुआएं ली आपने लोगों की, बददुआएं। मैं तो जब ये बात करता हूं मुझे आप पे तरस आता है आरज़ू, आपके एंसेस्टर्स इलाहाबाद से किस तरह आए हैं? दो कपड़ों के जोड़ों में उठ के आ गए, 2 कपड़ों के जोड़ों। आज वो देखें जो पाकिस्तान, तो वो रोएंगे नहीं, तो और क्या करेंगे? तो ये बस क्या करें, बददुआएं हैं उनकी, और तो कुछ नहीं। लेकिन सर मैं तो 2 नेशन थ्योरी को ही नहीं मानती। मुझे तो लोग शायद गद्दार बोलेंगे, लेकिन मैं 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानती। 2 नेशन थ्योरी की बात कर रही हैं। आपके आर्मी चीफ जो है वो भी भारत से उनके एंसेस्ट्री आई थी। मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि खुदा करे कि सैयद साहब ही इस चीज को जस्टिफाई करें और पाकिस्तान की बुनियादें रखें जो वादा किया गया था 1947। खुदा को पाकिस्तान को बचाने की बात करें। और ये लुटेरे जो हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध के धुले वाले, इन पे हाथ अपना, इनको सब कहें कि ठीक है 9 मई का जो हम हादसा जो हुआ उसमें छोड़ रहे हैं, लेकिन करप्शन के जवाब दो जो किए। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्रॉस द बोर्ड, क्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप के कुछ बेहतरी आए। लेकिन IMF का सुन के तो काफी परेशानी है, अब देखें क्या होता है आगे। कोई परेशानी नहीं, वो चाइना, देखें वो चाइना देगा आपको, चलाएगा सऊदी अरेबिया। लेकिन आज तक मैंने दुनिया में कोई ऐसा मुल्क देखा नहीं जो 76 साल से कर्जों पे और रेड पे चल रहा हो। ये रवश ठीक नहीं है आपकी। काश टाइम आए कि आपको सऊदी अरेबिया और चाइना भी जवाब दे दे और आप खुद अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश करें। मेरी तो ख्वाहिश यही है, क्योंकि 76 कर्जों पे चल रहे हैं आप, कर्जे पे कर्ज, और वो कर्जा जो लेते हैं वो पाकिस्तान आते ही नहीं, वो दुबई और लंदन चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब दुनिया को पता लग गया सर, अब कोई देगा नहीं इस तरह से। मैं तो कहता हूं आपको कोई ना दे बंदा, आप गुजारा करें। आप जिन चीजों को, ईरान ने गुजारा नहीं किया, इतनी सख्त सैंक्शंस लगी थी उनके ऊपर, भी तो सर्वाइव कर गए वो। लेकिन ये कि आप भी सर्वाइव करें, अपने मीन्स के हिसाब से चलें और अपना सारा कुछ करें। हर वक्त शरारतों का सोचना, जंगों का छेड़ना, ये करना वो करना, ये क्या करें? दुख हमारा आलमिया यही है। बिल्कुल ऐसे ही सर। थैंक यू सो मच सर, कह जा पाए, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, कर्जा लेना पाकिस्तान के डीएनए में है, क्योंकि इजी मनी है ना। उसके लिए आपको पॉलिसीज नहीं बनानी पड़ती, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं सेट करना, बैठे बिठाए डॉलर्स आ जाने। तो इजी मनी की आदत है पाकिस्तान को। और ये आदत क्यों लगी? ये आदत इसलिए लगी क्योंकि आपके यहां अभी भी जागीरदारी प्रथा चलती है, वडेरा सिस्टम चलता है। ये सिस्टम हमने 1947 में ही खत्म कर दिया, आजादी मिलने के बाद से। और उसी डर से कि जागीरदारी खत्म हो जाएगी, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कुछ बड़े जागीरदार साथियों के साथ पाकिस्तान नाम का अलग मुल्क मांगा। और वो सिस्टम आज भी वहां पे जारी है, जो इस बात का सबूत है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1947 में बात कही थी, वो बात आज सच साबित हुई है कि मोहम्मद अली जिन्ना आजादी की लड़ाई में कभी शामिल नहीं थे। वो सिर्फ अपनी जागीरदारी बचाना चाहते थे, और इसलिए उनको पता चल गया कि लैंड रिफॉर्म्स होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अलग देश की मांग की और पाकिस्तान बना। सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason we agreed to partition, because we thought
But if they remain with us, apart from this trouble continuing, तो आज जब आप पूरी परिस्थिति देखते हैं, सारे हालात 75 ईयर्स के देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उस वक्त बातें कही थी उसमें एक एक शब्द सच है। आज पाकिस्तान उसी जमींदारी जागीरदारी प्रथा की वजह से बर्बाद हो गया है। आज वही कुछ परिवार जो हैं वो 75 ईयर्स से पाकिस्तान की पावर उनके हाथों में है। भुट्टोज हो, जरदारीज हो, शरीफ्स हो, और अब खान साहब भी वही बनना चाह रहे हैं कि उनके आने वाली नस्लें भी जो हैं वो भी एक तरह से इस सत्ता के बंटवारे में, ताकत के बंटवारे में एक हिस्सेदार बने। वो भी यही चाहते हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान बना ही झूठ की बुनियाद पर था ना। इस्लाम के नाम पे चूरन दिया गया क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना था, और काम किया गया अपने लिए कि अपनी अय्याशियों का काम जो है वो चलता रहे, और आज भी हो रहा है वो। अब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जब मेरे घर में पानी टैंकर से आ रहा है, ये सुन के कौन हंसेगा नहीं, कौन नहीं हंसेगा। बिलावल भुट्टो जैसा अरबपति आदमी ये कहता है कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है। अरे कुछ बोलो, बयान ऐसा दो जिस पर लोग यकीन भी कर पाए। ऐसा तो मत बोलो जिससे मजाक उड़े। लेकिन पता नहीं, आईक्यू लेवल की शायद कमी है। बाकी जो बातें तारड़ साहब ने कही जिससे मेरी असहमति थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी देखिए, बातें तो यही हैं कि पीएम मोदी जा रहे हैं, वहां पे ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे, और वाकई ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि तारड़ साहब ने बताया कि 5वें ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस को संबोधित करेंगे, ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े देश में और हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका फायदा इंडिया को भी मिलेगा, अमेरिका को भी मिलेगा, और आने वाले वक्त में और भी आप देखेंगे कि कारोबारी जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे अभी फॉक्सकॉन जो है, चाइना में उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, सब कुछ था, फॉक्सकॉन आ गया इंडिया। अब वो उसका प्लांट 2024 से चालू हो जाएगा। आप सोचिए कि यहां से आईफोन बनाता है फॉक्सकॉन, आईफोन 13 बन रहा है ऑलरेडी हमारे पास। तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो बिजनेस के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया में चल रहे हैं काम। और आने वाले 4-5 साल में ये और ज्यादा तेज रफ्तार से चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि धीरे धीरे शिफ्टिंग इतने टाइम में हो जाएगी, और फिर यहां से जो चलेगा बुलेट ट्रेन तब तक आ जाएगी, वंदे भारत का वो हो जाएगा। ट्रेन से याद आया कि बहुत भीषण और बहुत दुखद दुर्घटना हुई है हमारे उड़ीसा में, और सैकड़ों लोगों की जान गई है। और मुझे लगता है कि ये मुझे लास्ट याद नहीं है कि इतना बड़ा हादसा कुछ हुआ हो। तो सारे लोगों से मेरी संवेदनाएं हैं, जो जहां पर है, जो मदद कर सकता है प्लीज मदद करिए, क्योंकि मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और देश एक साथ रहना चाहिए इसमें। और मुझे लगता है कि जो लोग इसके दोषी हैं, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि 3 ट्रेनें जो हैं इस दुर्घटना में शामिल हों, इस तरह की दुर्घटना में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हाल फिलहाल ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन उन परिवारों के बारे में सोच के बहुत दुख हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मदद जिस तरह से मदद कर सकते हैं उस तरह से करिए। जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।